हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जब हम गवर्नेंस वाला लेक्चर कर रहे थे, एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ा रहा हूं, तो अभी थोड़ा बहुत हवा चल रही है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हम फॉरेस्ट में ही बैठ के पढ़ाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो खैर, बात करते हैं गवर्नेंस की। उसमें जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे थे, तो उसमें हम बार बार कम्युनिटी पुलिसिंग और मॉडल पुलिस एक्ट की बात कर रहे थे। तो यह डिमांड आया था कि आप जो है इन दोनों चीज़ों को बता दीजिए, ये क्या होता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जा करके देख लीजिए। आज हम मॉडल पुलिस एक्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी तुरंत, अभी तक अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और इसका फ़ायदा लोग जो है पैंडेमिक एरा में उठा पाए। तो अगर हम बात करें कि ये मॉडल पुलिस एक्ट की, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मॉडल क्यों है, ये पुलिस एक्ट क्यों नहीं है, ठीक है ना। देखिए, जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टेट सब्जेक्ट होता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। तो ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बताना है कि भाई देखो स्टेट जी, आपको यह काम करना है कोई भी स्पेसिफिक क्षेत्र के सुधार के लिए, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट दे देती है। मॉडल एक्ट इसलिए दे देती है कि ताकि जो स्टेट्स हैं उनको अपनी पॉलिसी, अपना एक्ट बनाने में काफ़ी कुछ मदद मिल जाए, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मॉडल के अनुसार ही अपना एक्ट बनाए और स्थिति में सुधार ले आए। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये पुलिस एक्ट क्यों नहीं है, ये मॉडल पुलिस एक्ट क्यों है, मॉडल इसमें क्यों लगा हुआ है। क्योंकि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ देखिए, मॉडल पुलिस एक्ट देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे स्टेट गवर्नमेंट से कहा और उनको लगातार परसुएड भी कर रहा है कि आप जो है इस तरह का एक्ट अपने यहाँ बना करके लागू करिए, ठीक है ना। तो बेसिक जो भूमिका है वो यही है कि ये मॉडल क्यों है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक कमेटी 2005 में बनाई गई थी, जिसने सजेस्ट किया था, जिसने ड्राफ्ट किया था इस मॉडल पुलिस एक्ट को, ठीक है ना। तो ये एक भूमिका हो गई, ये मॉडल पुलिस एक्ट क्यों है। और इसके साथ साथ दोस्तों, भूमिका में अगर आपको आंसर लिखना है तो आप जो है जो बैकग्राउंड लिखेंगे, जो आपका आंसर स्टार्ट होगा उसमें ये भी लिखेंगे कि पुलिस में क्या क्या कमियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में अपने देख चुके हैं, जो पुलिस लीगल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म जब हम देख रहे थे तो उसमें, ठीक है ना। तो भूमिका में आप इतनी सारी चीजें लिख देंगे। उसके साथ साथ जब आगे हम अभी देख रहे हैं कि जो इसके फीचर्स हैं, फीचर्स क्या क्या है, उस फीचर्स को एक एक करके आप अपने देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेंड लिखे हैं, लेकिन आप इसको जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा एक एक वर्ड में लिख दीजिएगा। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर है कि एक्ट का जो इम्फेसिस है, इसका जो कह सकते हैं कि मेन उद्देश्य है वो क्या है कि पुलिस सर्विस को इफिशियंट बनाना, इफेक्टिव बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाना। किसके लिए? जो नीड्स ऑफ पीपल है, लोगों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम करे और रिस्पॉन्सिव हो। तो जो फोकस है, जो इम्फेसिस है इस एक्ट का, मॉडल एक्ट का, वो यही है। और अकाउंटेबल टू द रूल ऑफ लॉ, ना कि पॉलिटिकल लीडर और ना कि गवर्नमेंट, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए अकाउंटेबल पुलिस सर्विस बनाने की बात की गई है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो इसका क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल है, जो एक्ट में जो प्रिंसिपल की बात की गई है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पुलिस एक्टिविटीज में। अभी तक देखा गया है कि जो पुलिस सर्विसेज हैं, जो पुलिस के लोग कार्य करते हैं, उसमें जो उनका सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका अभाव देखा गया है। तो जो ये एक्ट है वो सामाजिक उत्तरदायित्व पे ज्यादा फोकस करता है। बनस्पत की जो पॉलिटिकल उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, उन सब चीजों को दूसरे स्थान पर रखा है, सबसे ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखा है, ताकि जो है इम्पार्शियल मैनर में और ह्यूमन राइट नॉर्म्स को देखते हुए काम किया जा सके, और जो वीकर सेक्शन है उसका ध्यान पुलिस अच्छे से रखे। इस पे जो है इस एक्ट का फोकस है। उसके बाद अगर हम फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करें इस एक्ट में, तो बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में आने की वजह से अपना काम इम्पार्शियल मैनर में नहीं कर पाती है। तो बार बार यह डिमांड आती है कि जो पॉलिटिकल कंट्रोल है ओवर द पुलिस सर्विसेज, इसको खत्म कर देना चाहिए, ताकि पुलिस अपने हिसाब से कार्य कर सके। लेकिन दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार एक्ट ने कहा है कि जो पुलिस है
यह स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन और सुपरिंटेंडेंस में ये कार्य करना चाहिए, ताकि इनको समय समय पर गाइडलाइंस दिया जा सके, ताकि समय समय पर इनके उत्तरदायित्व का इनको बोध कराया जा सके। तो इस एक्ट ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह कहा है कि पुलिस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। ओके, उसके साथ साथ मॉडल पुलिस एक्ट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड। ये जो मॉडल एक्ट है ये एक स्टेट पुलिस बोर्ड को बनाने की बात करता है, जिसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा कि जो पुलिस वर्किंग की पॉलिसीज हैं, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉड पॉलिसीज है, उसको ये फ्रेम करेगा, उसको ये बनाएगा, ताकि जो है पुलिस जो है उसका कार्य इफिशियंट हो सके, रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल हो सके। उसके साथ साथ एक्ट यह भी कहता है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है स्टेट का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है हर स्टेट में, उसका जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। बार बार ये देखा जाता है, बार बार ये लांछन भी लगाया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट मनमानी तरीके से डीजी का अपॉइंटमेंट करता है। तो यह एक्ट यह कहता है कि आप जो है जो भी डीजी का अपॉइंटमेंट करिए वो मेरिट बेस्ड होना चाहिए, जो मेरिटोरियस है उनका आप अपॉइंटमेंट करिए, ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उसके साथ साथ जो डिप्टी एसपी और उससे ऊपर के पुलिस पर्सनल्स हैं, उनके जो टेन्योर, उनका जो कार्यकाल है उसकी सिक्योरिटी होना चाहिए, बार बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हर दूसरे महीने पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, एक फिक्स्ड टेन्योर उनका होना चाहिए। और वह फिक्स्ड टेन्योर जब तक कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए, मतलब कि अनटॉलरेबल स्थिति ना आए, तब तक उस टेन्योर को ब्रीच ना किया जाए। उसके साथ साथ सेटिंग अप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कमेटी, एक एस्टेब्लिशमेंट कमेटी को गठित करने की बात करता है। किसके लिए? इसका मेन काम क्या होगा? टू एक्सेप्ट एंड एग्जामिन कंप्लेंट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर्स अबाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू इलीगल ऑर्डर, टू रिकमेंड नेम्स ऑफ सुटेबल ऑफिसर्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर पोस्टिंग टू ऑल। मतलब कि पहला काम इसका ये होगा कि जो पुलिस पर्सनल है, भाई देखिए पुलिस जो पर्सनल है उनकी भी कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं, बार बार उनको पाया जाता है कि उनको कोई इलीगल ऑर्डर दे दिया गया, इस तरह से काम करने के लिए उनको कहा गया। तो इस तरह की अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत कहाँ पे जाएगा? एस्टेब्लिशमेंट कमेटी के पास। दूसरा जो इसका काम है, टू रिकमेंड नेम्स ऑफ सुटेबल ऑफिसर्स टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर पोस्टिंग टू ऑल पोजीशंस इन द रैंक्स ऑफ असिस्टेंट एंड डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एंड द एबव इन द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट एक्सक्लूडिंग द डीजीपी एक्सेट्रा। ठीक है ना? मतलब पहला काम ये कि पुलिस पर्सनल की ये शिकायत सुनेगा, और दूसरा कि किस पुलिस पर्सनल का कहाँ पे पोस्टिंग होना है, कितने दिन के लिए पोस्टिंग होना है, ये सब सारे रिकमेंडेशन ये कमेटी करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोफेशनलिज्म को इनकरेज करने की बात करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक, अभी देखिए जो पुलिस सर्विस है इसके ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। वो सिविल के लिए भी सेम पुलिस होता है, ट्रैफिक के लिए यूपी में खास करके ट्रैफिक के लिए वही पुलिस होती है, और इनकम टैक्स में भी बेचारे वही जाते हैं, फॉरेस्ट में भी वही आ जाते हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं। तो यह कहा जाता है कहा गया है इस एक्ट में कि एक डेडिकेटेड स्टाफ फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग विंग होना चाहिए। फिर उसके बाद अलग कैडर किसके लिए होना चाहिए? सिविल पुलिस का अलग कैडर होना चाहिए, आर्म्ड पुलिस का अलग कैडर होना चाहिए, ताकि उनके कार्य करने में जो एक्सपर्टाइज है, जो प्रोफेशनलिज्म है, उसको डेवलप किया जा सके। मतलब ये कि एक ही पुलिस हर काम में काम के लिए न लगाया जाए, हर काम के लिए जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उसके लिए अलग अलग पुलिस कैडर बनाया जाए। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इज पैरामाउंट। ठीक है ना? एक्ट प्रायोरिटाइज द पुलिस अकाउंटेबिलिटी बोथ देयर परफॉर्मेंस एंड देयर कंडक्ट। हमेशा हर चीज के लिए उनको अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी उनको ऐसा बनाया जाए कि किसी भी एक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो और उसका उत्तर दें, जनता के सामने भी, गवर्नमेंट के सामने भी। उसके बाद जो अगला रिकमेंडेशन है, इम्प्रूव्ड सर्विस कंडीशंस। अभी तक वही 303 वाला बंदूक लेके सब घूमते हैं। तो गवर्नमेंट इस एक्ट का कहना यह है कि जो बेटर सर्विसेज कंडीशंस है उसको प्रोवाइड करवाया जाए। किसमें? इंक्लूडिंग द रेशनलाइजिंग दियर वर्किंग आवर। ऐसा नहीं कि 24/7 उनकी ड्यूटी लगाई जाए, एक दिन सप्ताह में उनको छुट्टी दी जाए, और उसके बाद कंपनसेटरी बेनिफिट्स भी उनको दिया जाए। अगर मान लीजिए किसी आपातकालीन स्थिति में वो 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया जाए, उनको उनके मेडिकल का ध्यान दिया जाए, उनके बच्चों का ध्यान दिया जाए। उसके साथ साथ इनको कुछ उस टाइम के लिए अलाउंस भी, ओवर टाइम भी दिया जाए। ठीक है ना? उसके बाद एक्ट सजेस्ट करता है क्रिएशन ऑफ पुलिस वेलफेयर ब्यूरो। यह किसके लिए है? यह पुलिस पर्सनल्स के लिए है। टू टेक केयर इंटर आलिया द हेल्थ केयर, हाउसिंग, legal facilities of police personnel as well as financial security for the next to the kin of those dying in service। मतलब ये
कि यह जो वेलफेयर ब्यूरो होगा ये किस किस बात का ध्यान में रखेगा। जो पुलिस पर्सनल है उनका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनके घर की व्यवस्था है, ठीक है ना, उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखेगा और उसके साथ साथ उनका भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखेगा। अगर किसी पुलिस का डेथ हो जाता है तो उनके बच्चों का क्या होगा, तो उनके बच्चों के फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी इस वेलफेयर बोर्ड के ऊपर होगा। इट फर्दर मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू ऑल ऑफिसर, ठीक है ना, एक इंश्योरेंस कवर दे एंड स्पेशल अलाउंसेस टू ऑफिसर्स पोस्टेड इन स्पेशल विंग्स कमेंसुरेट विद द रिस्क इन्वॉल्व्ड। मतलब ये अलग अलग सेवाओं के लिए जो पुलिस पर्सनल अलॉटेड हैं, जहाँ पे पोस्टिंग है उनकी, उनका किस तरह का रिस्क है, किस सिचुएशन का रिस्क है, उस रिस्क के अकॉर्डिंग उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ इंश्योरेंस कवर, कुछ अलाउंसेज, इस तरह की चीजों को देने की बात ये एक्ट किया है। तो देखिए, जब हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें तो सबसे पहले पुलिस का बैकग्राउंड हम लिखेंगे, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद अभी के जो चैलेंजेस हैं, जो कमियां हैं, उसको हम लिखेंगे। उसके बाद जब हम सजेशन में लिखेंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें जो हम देखे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, 6 पॉइंट गाइडलाइंस थी, उसको लिखेंगे और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, मॉडल पुलिस एक्ट है, इसका भी मेंशन करेंगे। तो हमारा जो पुलिस रिफॉर्म का पूरा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और ये भी उम्मीद है कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उससे आसानी से आंसर लिख लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, ठीक है ना, कोई डिमांड है, तो आप हमको या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमको टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।